नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़ा सारा विवाद हो रहा है आज ओआरएफ के ऊपर। मेरे पास किसी का मैसेज आया पहले सुबह, उसके बाद में एक मैसेज किसी ने लिंक्डइन पे भेजा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने ओआरएफ के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से एस जयशंकर के बेटे और डोभाल साहब के बेटे जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट और ओआरएफ और दूसरी चीज़ें। आज सारे दिन से वही ट्रेंडिंग है। मैंने पढ़ा लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सब गोलमोल आरोप लगा रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक जानकारी हो, कुछ सूचनाएं हो, कुछ डिटेल्स हो, कहानी क्या है, कैसी है और संदेह का मामला कहाँ से उठता है। तो सोचा थोड़ा सा डिटेल में वीडियो आपको दे दूं। ये वीडियो आपको बताएगी कि किस तरह से मेरे देश की सरकार, मोदी जी कम चला रहे हैं, बाहर के लोग ज़्यादा चला रहे हैं, तमाम तरह के रैकेट हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो सारे मिलके इस सरकार को कंट्रोल किए हुए हैं। कुछ आरोप पुष्ट हैं, कुछ अपुष्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप ऐसे हैं उनकी पुष्टि आप कहीं से भी नहीं ला सकते, तो इसलिए उनको आप संदेह में लेके ही चलें। धीरे धीरे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये ओआरएफ है क्या भला? ओआरएफ है मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वर एक अखबार होता था अंबानी ग्रुप का। उसी अखबार के टाइम पे उससे जुड़ा हुआ उन्होंने एक बीपीओ था, बिजनेस एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, और एक संडे ऑब्जर्वर था, वीकली अखबार था, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता था। उदयन शर्मा उसके संपादक होते थे। खैर पुरानी बात हो गई। लेकिन ओआरएफ जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है और आधिकारिक रूप से ये एक थिंक टैंक है जो तरह तरह की खोपड़ी लगाता है, विचार करता है, देश की नीतियों में सरकार को कैसे चलना चाहिए इस बारे में आइडिया देता है बना बना के। ये इसका ऑफिशियल मामला है। यानी सोचने समझने का काम इंडिया के लिए करते हैं साहब। बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं, एक और थिंक टैंक भी है, उस पर भी हम अभी आएंगे, वो भी इसी स्टोरी से जुड़ा हुआ है, वो डोभाल साहब का है, उस पर इसके बाद आएंगे। ये कहा जाता है। इसके अलावा लेकिन एक चीज़ है थिंक टैंक की। थिंक टैंक की खासियत ये है, जिसके बारे में अपुष्ट तरीके से बार बार ये बातें कही जाती हैं कि थिंक टैंक तो एक बहाना है। इस फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को और बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे दूसरे लोगों को जो सरकार में दखल रखते हैं, सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको अपने साथ अंबानी साहब रखते हैं। इस फाउंडेशन का खर्चा 60 से 65% खुद रिलायंस इंडस्ट्री उठाती है और रिलायंस इंडस्ट्री का ये फाउंडेशन सरकार की नीतियों को, जो आधिकारिक बात है, प्रभावित करने की कोशिश करता है अंबानी जी के पैसे से। इसमें जो बाकी का 35% पैसा है उसको लेकर काफ़ी विवाद है, कुछ इसमें विदेशी फंडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बाकायदा एक बहुत बड़ा आयोजन होता है रायसीना डायलॉग। उस रायसीना डायलॉग में देश की नीतियों पर चर्चा होती है, दुनिया भर की नीतियों पर चर्चा होती है। दुनिया भर के बड़े लोग, राष्ट्र प्रमुख स्तर के लोग भी आते हैं, वो आते हैं और वहाँ एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है। कुछ लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अंबानी साहब का सबके साथ मिलन समारोह होता है। उसमें बहुत सारी जो ऑफलाइन होती हैं वो बातें होती हैं, आपकी बिजनेस की बातें होती हैं और वो अलग अलग जगहों पर दूसरी चीज़ें। कुल मिला के इसमें पैसा सरकार भी देती है। अब अंबानी के संस्थान को कौन सा टोटा पड़ गया पैसों का कि भारत सरकार उसमें पैसे दे रही है। लेकिन इस फाउंडेशन के अंदर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे सामने अगर हम सोचें तो जो जुड़े हुए लोग हैं, मोटा मोटा तौर पे उन लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है एस जयशंकर का। एस जयशंकर बाकायदा ओआरएफ के एडवाइज़र रहे हैं और इनका ये जो रायसीना डायलॉग होता है इसके आयोजन से भी जुड़े रहे हैं और लगातार अंबानी साहब के लिए वो विदेशी मामलों में, दूसरे मामलों में ऐसा समझा जाता है कि वो लॉबिंग का काम करते रहे या कहें कि पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने का काम करते रहे। और कोई सकारात्मक अच्छा शब्द होता हो तो उसको बोल रहे हैं हम लोग। हम क्यों बोलें कि वो जो भी है, बोलने वाले तो ट्विटर पर कोई दलाल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। तो ये फील्डिंग करने का जो काम है वो करते रहे। 2019 में भाई साहब बन गए केंद्र के मंत्री। अब आप सोचिए कि अंबानी का आदमी अगर केंद्र में विदेश मंत्री बन जाए
अब इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि भाई वो नौकरी करते थे वहाँ पे, वहाँ की नौकरी छोड़ के मोदी सरकार की नौकरी कर रहे हैं, ख़त्म हो गई बात। लेकिन बात इतनी आसानी से ख़त्म होती नहीं है। जब आप विदेश मंत्री बन जाए तो उनका, इसीलिए तो मोदी जी लेटरल एंट्री लेके आए थे कि ब्यूरोक्रेसी में भी लोग लाओ, उठा के कॉरपोरेट से घुसा दो अंदर। यानी सीधे आईएएस अधिकारी जो पॉलिसी वाले काम करते हैं, वैसे अधिकारियों के बीच में कुछ लोग प्राइवेट कंपनियों के भी घुस जाए। लेटरल एंट्री इसको नाम दिया गया था। तो एस जयशंकर जो हैं वो जुड़ गए, तो उसको हम ये मान सकते थे कि भाई एक सामान्य तरह की चीज़ है, पहले वहाँ काम करते थे, फिर दूसरा ठिया मिल गया तो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन एस जयशंकर ही नहीं है, कई सारे नाम हैं, उन नामों को एक बार में फटाफट जिक्र कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एस जयशंकर के केस पे आते हैं। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सभा सांसद रह चुके हैं। एस जयशंकर को भी ये मिला था, और ओआरएफ में वो भी सलाहकार रहे, उसी पद पे जिस पे एस जयशंकर थे, और उनके 2017 तक उनकी बोर्ड में थे। आ जाइए महेंद्र एल कुमावत, बीएसएफ के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल, स्पेशल होम सेक्रेटरी, ओआरएफ में सलाहकार रहे और बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। यानी भारत सरकार के बड़े पदों से आए, अंबानी साहब के यहाँ काम किया और चले गए। अब मैं इनके साथ साथ विक्रम सूद, रॉ के पूर्व चीफ रहे हैं, ओआरएफ के सलाहकार, अब वो सलाहकार के तौर पे ही उन्होंने काम किया है। साथ साथ जैसे जेएम मॉस्कर, पूर्व नौकरशाह, ओएनजीसी के बोर्ड में, अब टीवी राजेश्वर, पूर्व आईबी चीफ, और ये सब लोग जो हैं वहाँ पर इन सब से जुड़े रहे। अब कुछ सवाल एस जयशंकर वाले पे आएंगे, उससे पहले दो लोग जो रॉ के चीफ रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, आपको क्या लगता है उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ इस देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई नहीं होंगी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी? हम देखते हैं कि केंद्र सरकार में नियुक्ति पाने के लिए रिटायरमेंट से पहले बहुत सारे लोग, जुडिशरी के लोगों पे भी आरोप लगते हैं। हम देखते हैं हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी पे भी आरोप लगते हैं, चुनाव आयुक्त पे भी आरोप लग रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये हम नॉर्मल हम मानते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अगर कोई रिलायंस में आ रहा है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक, अगर हम ये मान के चलें कि साहब उनको ये रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट लेना था, तो उन्होंने पॉलिसीज से कुछ फ़ायदा पहुंचाया होगा रिलायंस को कहीं ना कहीं। अब दो रॉ के चीफ हैं इसमें साहब, इसमें पुराना बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल भी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब जितनी जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, जो बॉर्डर पे घुस के आते हैं, आतंकवादी घुस के आते हैं, उन सारी चीज़ों पे नज़र रखने वाला अधिकारी भी है। यानी देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अहम अधिकारी। और रॉ और आईबी वाले तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये लोग सरकारी नौकरी छोड़ के रिलायंस के ज्वाइन करते हैं, और इनमें से ज़्यादातर को आपने देखा कि रिलायंस में सेवा करते हैं, उसके बाद वापस सरकार इनको अपने पास कहीं अलग अलग जगहों पर नियुक्तियां दे रही है। अब आप सोचिए कि जो रॉ का चीफ रहा है वो किसी के पास बहुत स्पेसिफिक जानकारी अगर रखता है और कहीं किसी विभाग में रिलायंस का कोई काम होना है, उसका नाम देने भर से नहीं हो जाएगा, नाम लेने भर से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कहा, फ़ोन किया, इन्फ्लुएंस डाला, ये सब चीज़ें तो हम काल्पनिक ही हैं। हम तो एक स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं उन्होंने ऐसा किया या वो ऐसा करते थे। कैसे कह सकते हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये पूरी संभावना है कि एक आदमी जो बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल था, वो बीएसएफ में उसके अंडर में 100 अधिकारी काम कर चुके हैं, जो प्रमोशन हो गया और सीनियर हो गए होंगे। क्या वो इससे इन्फ्लुएंस हुए बगैर रहेंगे? तो देश के एक लाला सेठ गिरधारी लाल को इतने सारे लोगों को अपने पास रखने का किसी भी तरह से कोई लेजिटिमेट अधिकार होना चाहिए, कारण होना चाहिए। है कारण, भाई वो एक पॉलिसी वाला वो है, लेकिन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आते हैं एस जयशंकर पे। एस जयशंकर सरकार में आ गए, मंत्री बन गए। भाई मंत्री बन गए तो उस साल जब वो मंत्री बनते हैं अंबानी के यहाँ से, तो अंबानी के यहाँ उनका लड़का सेट हो जाता है, ध्रुव जयशंकर, उसी 2019 में। और वो सेट होने के बाद में उसको ओआरएफ का काम दे दिया जाता है, उसको अमेरिका का पूरा हेड बना दिया जाता है। अब अमेरिका में ओआरएफ पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने का जो काम करता है, उस काम में उसको लगा दिया जाता है, वो वहाँ का हेड है।
अब एक बात बताइए, जिस लड़के के पिताजी विदेश मंत्री हैं और वो विदेशों से जुड़ी हुई जानकारी ही देख रहा है और ओआरएफ के लिए देख रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? वहाँ के जो दूतावास के और जो विदेशी हमारे जो भारत के उपक्रम हैं, उनके लोग क्या ज़रा भी इनके मामले में चूप चौपड़ करते होंगे? आज ट्विटर पर पूरे दिन ट्रेंड कर रहा है कि वो भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहे थे और दक्षिणपंथी धारा जो मोदी के समर्थक माने जाते हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भारत की विदेश नीति का बंटाढार इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ बैठ के ध्रुव जयशंकर अमेरिका के लिए भारत के विदेश मंत्रालय में दखल करके नीतियों को बदलवा रहा था। ट्विटर पे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि किस तरह से भारत का जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने नीतियां बदली और उस नीतियों में चूंकि ओआरएफ अंबानी का है तो अंबानी को रूस का तेल इंपोर्ट करवा के फायदा पहुंचाया गया, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये सारा जो सेटिंग का काम था, इंटरनेशनल सेटिंग का, उस काम में ध्रुव का इस्तेमाल किया गया है, ध्रुव का रोल है, ये ट्विटर बोल रहा है, आज पूरे दिन हो रहा है। एक मकसद इसके पीछे ये भी है कि जितना गुड़ गोबर हुआ है वो एस जयशंकर के सिर पे रख दो, उनके बेटे पे कलंक लगा दो और मोदी जी को बचा लो। गले कौन मिलता था? एस जयशंकर मिलते थे क्या? आगे बढ़ के डील तो कभी सुषमा स्वराज को भी नहीं करने दिया गया था। मोदी जी घूमते थे विदेश नीति में आगे आगे, विदेश यात्राओं में। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अभी इस पे रहेंगे कि किस तरह से ओआरएफ के जरिए हमारे देश के बड़े बड़े लोग चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते रहे। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिससे आप समझ सकते हैं। इसको लेकर और भी बहुत सारे खुलासे कारवां मैगजीन ने किए थे, उसमें कई सारे आरोप लगे थे, कई सारी चीज़ें सामने आई थी। उसमें भी जाऊंगा तो चीज़ें थोड़ा सा उलझ जाएंगी, लेकिन इतना पक्का क्लियर है कि भाई ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये मैंने 5-7 नाम जो भी सरकार में इस तरह से हैं, इन सब लोगों को रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट इनका सेटलमेंट बन गया है ओआरएफ। और ओआरएफ उस पोस्ट रिटायर सेटलमेंट में जब बिठा के आपको दो ज्ञान देने के लिए कोई कंपनी मोटा मोटा वेतन देती है, वो कंपनी जो कर्मचारियों के 4 रुपये भी घिस घिस के बढ़ाती है, वो रिलायंस, वो आपको मोटा पैसा दे रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है कि वहाँ बैठ के आप चाय समोसे की पार्टी करें, काजू खाएं। निश्चित तौर पे वो ये जानती है कि मेरे पास एस जयशंकर मेरे रोल पे, अडानी अंबानी में क्या अंतर है? अडानी को कहीं पे भी कभी भी सरकार जाने के बाद आप छिन्न भिन्न कर सकते हो, लेकिन अंबानी के लोग हिंदुस्तान के हर डिपार्टमेंट में, हर जगहों पे सेट हैं। ये तो टॉप के लेवल की बात है, नीचे के लेवल पे, उसके नीचे के लेवल पे जो लोग वहाँ से रिटायर होते हैं, लाइजनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये कॉरपोरेट बड़ी गहरी जड़ें रखने वाला कॉरपोरेट है। तो एस जयशंकर की कहानी को अभी हम यहीं पे होल्ड पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और हॉन्चो हैं। अब आप सोचिए कि इस सरकार, मोदी जी की सरकार कैसे लोगों के प्रभाव में है और कैसे ये सरकार नीति बना रही है, कैसे ये देश चला रही है, कौन कौन लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि सब महत्वपूर्ण पदों में हैं, कोई कहीं यहाँ है, वहाँ है, दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। एक और व्यक्ति हैं, वो अपना एक और फाउंडेशन चलाते हैं, इंडिया फाउंडेशन। ये भी एक थिंक टैंक है जिसका काम भारत की पॉलिसीज़ में इन्फ्लुएंस करना, उनको प्रभावित करना है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले और बता दूं कि अगर ध्रुव जयशंकर अमेरिका में है, अमेरिका ऐसे बहुत सारे बड़े लोगों के बच्चों को, अमेरिका और ब्रिटेन, अपने यहाँ सेटल होने का मौका देते हैं और उनको बड़ी बड़ी जगहों पर जाने का मौका देते हैं। भैया ध्रुव जयशंकर में ऐसा क्या लगा था कि उनको ओआरएफ ने स्पेशली, जैसे उनके पिताजी वहाँ से बाहर निकले, रिक्रूट किया और इतना बड़ा पद दे दिया, सब दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो उसी तरह अमेरिका भी ऐसे लोगों को अपने पास रखता है। ऐसे लोगों को, आप इसको दूसरे और रूढ़ शब्दों में समझें तो अमेरिका एक देश है, वो जिसको चाहेगा वो जाएगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं जाएगा, जिसके ऊपर केस लगा के अंदर डालना होगा डाल देगा। इन सब के बच्चे वहाँ गिरवी हैं एक तरह से, ये समझ लीजिए। और वो अगर इनके ऊपर दबाव डालेगा, दबाव बनाएगा तो अपनी बात करवा भी सकता है। और इस लिहाज से भी ये थोड़ा सा राष्ट्र हित के हिसाब से भी खतरनाक चीज़ है।
और जो इंटरेस्ट हैं, राष्ट्रीय हित है, उनमें टकराव भी है। विदेश मंत्री का बेटा विदेशी में अमेरिका में बैठ के हमारी विदेश नीति को इन्फ्लुएंस करने वाले संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या मान लें कि बिल्कुल दोनों के बीच में एकदम कोई बातचीत नहीं होती होगी? नमक का दरोगा टाइप के हमारे विदेश मंत्री जी, या फिर देश के हित कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं? दूसरे व्यक्ति पे आते हैं, उनका नाम है अजित डोभाल। पूर्व आईएएस अधिकारी, लंबे समय तक काम करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, 2014 से अभी तक किए ही जा रहे हैं। आईबी के डायरेक्टर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने पुरानी हाईजैकिंग IC 814 की, सर्जिकल स्ट्राइक, ब्लैक थंडर, तमाम सारे काम कर रहे हैं। और 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया जो राष्ट्रीय सुरक्षा पे थिंक टैंक है, नेशनल सिक्योरिटी, एक और थिंक टैंक। इस थिंक टैंक का काम बहुत सारी तरह से सरकार की नीतियों को इन्फ्लुएंस करना है। उनके 2 बेटे हैं, शौर्य और विवेक डोभाल। इन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल किया और फायदा उठाया। कारवा मैगजीन में 2019 में इस पे एक लेख लिखा। अब इन बेटों पे आते हैं। एक बेटा कितना होनहार रहा होगा कि क्या, और या उनके पिताजी का इन्फ्लुएंस रहा होगा कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से उसको लोकसभा का टिकट दे दिया बीजेपी ने। आप कल्पना कर लें कि डोभाल साहब का कितना इन्फ्लुएंस है। और डोभाल साहब का इन्फ्लुएंस, तो डोभाल साहब के बेटों का डोभाल साहब पे इन्फ्लुएंस ना हो, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। इंडिया फाउंडेशन का जो असर है, 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, 2019 में कारवा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की नीतियों पर वो सीधे प्रभाव डालता है। वो एक तरह का क्वासी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, भारत सरकार को सलाह देने वाली ऐसी संस्था है जिसको भारत की अपनी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उसकी भी भले ही ना सुनते हो, उसकी जरूर सुनते हैं। और उस तरह से ये अपने आप में हित के टकराव का मामला है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो देश के वित्त मंत्री हैं, वो कभी इसके डायरेक्टर रही हैं। एक प्राइवेट फाउंडेशन की डायरेक्टर वित्त मंत्री बनती है। इनकी बहुत सारी चीज़ों को देखें तो 2017 में उत्तराखंड बीजेपी की कार्यकारी समिति में शौर्य, बड़ा बेटा, छोटा नहीं, बड़ा बेटा, राजनीति में शामिल हुआ। 19 के लोकसभा चुनाव में उसे पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिला, उसके सार्वजनिक कार्यक्रम भी हुए। शौर्य डोभाल, बड़ा बेटा। आगे बताएंगे शौर्य डोभाल की क्या सीन है, अभी क्या सिचुएशन है, उसका क्या इन्फ्लुएंसर और क्या काम करता है। बहुत सारी लॉबिंग और ऐसी फंडिंग के लिए उसके ऊपर आरोप लगे हैं जो अपारदर्शी है, जिस फंडिंग को आप नहीं जान सकते। द वायर ने 2017 में दावा किया कि ये थिंक टैंक सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। और शौर्य के सऊदी में एक बिजनेस पार्टनर हैं सैयद अली अब्बास। कई जगहों पर आरोप लगा कि सैयद अली अब्बास पाकिस्तानी हैं, तो ट्वीट भी किया गया। तो कई नेताओं ने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ में डोभाल साहब के बेटे का कारोबार है, तो मतलब ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो गया। लेकिन इस आदमी की नागरिकता पाकिस्तानी है, इसको कोई कंफर्म नहीं कर पाया, तो इसीलिए इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया कारवा मैगजीन पे। जयराम रमेश ने तो माफ़ी मांग ली तुरंत इस पे। कारवा लेकिन मुकदमा लड़ रहा है अभी तक। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें द डी कंपनीज में शौर्य और विवेक के कारोबारों और उनकी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। अब कारोबार में क्या है, द कारवा ने दावा किया कि एक कंपनी है GNY एशिया, उसका कैमल आइलैंड में अपना एक दफ्तर रजिस्टर्ड है। अब आते हैं छोटे बेटे पे। शौर्य को यहीं छोड़ते थोड़ी देर के लिए। GNY एशिया करके कंपनी है उनकी, विवेक डोभाल की। वो अजीत डोभाल के छोटे बेटे हैं, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट हैं और सिंगापुर में रहते हैं। कई इंटरनेशनल कंपनियों के अकाउंट उनको मिल जाते हैं काम करने के लिए। और उन्होंने एक हेज फंड बनाया GNY। हेज फंड क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो, ऐसे हमारा म्यूचुअल फंड होता है, जो बड़े बड़े लोगों का जो मोटा पैसा लगता है,
उस पैसे को लगा के वो एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें ये मकसद होता है कि लोगों को ज़्यादा आमदनी होती है हेज फंड के ज़रिए, क्योंकि बड़ा एक तरह से वो अब शेयर बाज़ार में सब अलाउड है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और कैमल आइलैंड में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था GNY एशिया। इस कंपनी के साथ ही बहुत सारे संदेह खड़े हो जाते हैं। GNY एशिया कब शुरू की गई? GNY एशिया शुरू की गई नोटबंदी के ऐलान के 13 दिन बाद। 13 दिन बाद अजित डोभाल के बेटे की एक कंपनी कैमल आइलैंड में शुरू होती है। कैमल आइलैंड में शुरू होती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कैमल आइलैंड के बारे में एक बड़ी संदिग्ध बात है। जैसे अगर आपकी कैमल आइलैंड में कंपनी है तो कोई जान नहीं सकता कि वो आपकी कंपनी है, पहली चीज। दूसरा, उस कंपनी में पैसे का जो लेन देन होगा उस पर ज्यादा टैक्स भी नहीं लगता है। तो माना यह जाता है कि हमारे भारत के जो चोर लोग हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, देशद्रोही भ्रष्ट अधिकारी, वो सारे लोग अपना पैसा ठिकाना लगाने के लिए कैमल आइलैंड में कंपनियां बना लेते हैं और यहां से पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के नाम पे या उन कंपनियों के जरिए सस्ता माल वो कंपनियां महंगे में बेचती हैं, यहां से नंबर 2 का पैसा। मैं ऐसे समझाता हूं, मैं एक अधिकारी हूं, महाभ्रष्ट सिंह मेरा नाम है। महाभ्रष्ट सिंह को किसी से डील हुई और मेरे को उस कंपनी ने कहा कि मैं आपको 200 करोड़ रुपया दूंगा। अब मैं बंडारू लक्ष्मण तो हूं नहीं जो गड्डी में 200 करोड़ रुपया लूंगा, तो क्या करूं? मैं उस कंपनी को कहूंगा भाई 200 करोड़ रुपया ये कैमल आइलैंड की कंपनी है इसके पास पहुंचा दे। अब कैसे पहुंचाएगा, तेरी प्रॉब्लम है। हवाला के जरिए पहुंचाना, हवाला से पहुंचा दे, इस कंपनी में पहुंचा दे। उस कंपनी का नाम मान लीजिए भ्रष्ट सिंह की कंपनी है BS मान लीजिए। अब उस कंपनी में इसने पैसा पहुंचाया, उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो उसने उठाया सीधा पैसा वहां भेज दिया और कह दिया कि साहब हमारी डील हुई, हम पेमेंट करें। दूसरा ये कि वो 2 रुपए वाला पेन वहां से इनको 2 करोड़ में बेचे और ये उसको दे दे, या कोई 50 करोड़ वाली, 25 करोड़ वाली, 20 करोड़ वाली चीज, आमतौर पर सॉफ्टवेयर वगैरह में ये बहुत हो जाता है, वो खरीद ले और 200 करोड़ ट्रांसफर कर दे। मेरी कंपनी में 200 करोड़ गया, मैंने साइन कर दिया इसका। अब वो 200 करोड़ गया, वो मेरी कंपनी में नहीं गया, मैं इतना उल्लू नहीं हूं कि अपनी कंपनी में सीधे लूंगा। वो एक कोई और कंपनी है उसमें ले लिया मैंने, और उसके बाद वो 200 करोड़ की कंपनी मैंने 20 करोड़ में खरीद ली और वो 200 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए। अभी मेरे उस कंपनी के बीच में वो सस्ता बेच रहा है, महंगा बेच रहा है, लेकिन और कंपनी किसकी है, उसमें कौन डायरेक्टर है आप पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी कैमन आइलैंड में है। तो ऐसा जो चोरी भ्रष्टाचार का भारत का पैसा वहां बहुत सारा जाता है। कैमन आइलैंड इसके लिए सर्टिफाइड है। आप पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स लीक को पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारी इस तरह की जानकारियां, भारत के बहुत सारे चोर लोगों का पैसा वहां पे पाया गया और बहुत सारे साहूकारों के नाम भी उसमें आए हैं, कथित साहूकार। अमिताभ बच्चन से लेकर, ऐश्वर्या राय से लेकर, अनिल अंबानी से लेकर अनेक नाम उसमें आए हैं जो कैमल आइलैंड के अंदर ब्लैक की वाइट करने वाली इस तरह की कंपनियां चलाते थे। जो भी है, नवाज शरीफ का भी नाम आया था, उसकी तो नौकरी गई, अभी तक नहीं मिली है, लेकिन यहाँ मोदी सरकार थी, इसने सब सेट कर दिया। 2 खुलासे हो चुके हैं, कुछ पता नहीं होगा, लेकिन ये 2 खुलासे हो गए, बाकी का तो कुछ पता नहीं हमको। शौर्य डोभाल का इसमें, माफ कीजिए विवेक डोभाल का इसमें कोई खुलासा नहीं था, लेकिन विवेक डोभाल ने कैमन आइलैंड में कंपनी खोली, नोटबंदी के बाद खोली, उस देश में खोली जिसमें इस देश का काला पैसा लोग ले जाते हैं। और वो कंपनी जो खोली है वो काम क्या करती है, किस आदमी की है? वो काम करती है पैसे को इन्वेस्ट करने का, शेयर मार्केट में, हेज फंड है उस आदमी का। अब मुझे ये बताइए, मैं विवेक डोभाल के हेज फंड में 200 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूं, उनका एक पार्टनर है, वो सऊदी की रॉयल फैमिली है। आप सोचिए, सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी उनकी पार्टनर है, और वो कंपनी जो है, वो विवेक डोभाल जो है, वो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा है। अब अगर मुझे डोभाल साहब से कोई काम करवाना है तो मैं उनको पैसे देने तो जा नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर प्लान कर सकता हूं, यार मैं एक काम करूं, जाके विवेक डोभाल को कहूं तेरे हेज फंड में भाई 500 करोड़ लगा देता हूं मैं, जरा एक काम पापा से बात कर लो ना। ये मैं सोच सकता हूं, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा। अब वो कामयाब हुए नहीं हुए इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो अगेन फिर माना नहीं है किसी की।
तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? लेकिन ये संभावनाएं दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी चीजें सामने रखिए जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 99% पॉसिबिलिटी है, 98%, 95% पॉसिबिलिटी है कि अगर विवेक डोभाल के पास कोई जाएगा और कहेगा 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं, पापा को जरा फला काम के लिए बोल दो, तो वो मना कर दे, मैं नहीं मानता। और दुर्भाग्य से ये सारे लोग इस देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत अहम सारी जानकारियां रखने वाले पदों पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही डोभाल साहब के बच्चों को इतना महत्वपूर्ण पद, 11 साल तक डोभाल साहब को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए रखना नहीं होता, बावजूद इसके कि उनके राज्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसे विराट इंटेलिजेंस फेलियर हुए, उनके राज्य में पहलगाम हुआ, कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके राज्य में फेल तो हो गया ना, अब हुई होगी, नहीं रही हमको क्या मालूम, लेकिन फेल हो गया। उसके बावजूद वो स्वयं उसमें है। तो इससे पता चलता है कि ये पूरी कहानी, अब ये कहानी छापी थी कारवां ने, तो उनका कौशल श्राफ था, पत्रकार जयराम रमेश, मानहानि का मुकदमा हुआ 2020 में। जयराम रमेश ने माफ़ी मांग ली। आमतौर पर मानहानि के मुकदमों में नेता लोग उलझते नहीं है, माफ़ी मांग के आगे बढ़ो, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, सारे नेता सारी पार्टियों के मानते हैं। अभी राहुल गांधी ने भी आरएसएस के मामले में मान ली। कौन उलझेगा, कौन लंबा मुकदमा लड़ेगा, कौन साबित करेगा, खत्म करो। खैर जो भी है, लेकिन आबू धाबी के व्यवसाय एम यूसुफ अली के भतीजे के साथ में, जो मोहम्मद अल्ताफ नाम का, उसके साथ में पार्टनरशिप करना, यूसुफ अली का कांग्रेस बीजेपी दोनों के साथ संबंध रहा है, और सऊदी प्रभाव को आधार मानकर जीएनवाई कंपनी चला के वो आदमी पैसे बना रहा है। तो कुल मिला के जो सारा का सारा मामला है हम अपने आसपास देख रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें मोदी सरकार की हमको साफ दिखाई दे रही हैं, वो अपने आप में चिंतित करने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन, रुपयों का इधर से उधर होना, बहुत ज़्यादा संदिग्ध इंटरनेशनल पैसों का नेक्सस, और उस काम में उन लोगों के फैमिली के लोगों को शामिल होना जो हिंदुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं। इस देश के विदेश मंत्री का बेटा विदेश नीति से जुड़े हुए काम करता है। इस देश का विदेश मंत्री, इस देश के पुराने आईवी चीफ, बहुत सारे एक ऐसी प्राइवेट कंपनी के एक थिंक टैंक के कर्मचारी रहे हैं, उनके साथी रहे, काम करते रहे हैं, जिसके साथ में देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आज हम जब बात करते हैं कि चीन के साथ में ये हो गया, रूस के साथ में फला हो गया, अब वहाँ बैठ के रूस के अंदर बैठ के एस जयशंकर सफाई दे रहे हैं। आज ही का वीडियो आया, कह रहे हैं कि देखो हमने तो सबसे ज़्यादा तेल तो हम नहीं लेते हैं अमेरिका से, सबसे ज़्यादा गैस तो हम नहीं लेते हैं, ये सब बातें वो कर रहे हैं। सुन लीजिए बयान। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. लेकिन एक चीज़ साफ है कि हमारी विदेश नीति को लेकर ये जो बयानात आ रहे हैं, ये बयानात कुछ इशारा कर रहे हैं, और ये पूरी कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। पहले प्राइमा फेसी आपको सर्कमस्टांसेस दिखते हैं, उनकी बात करते हैं आप, परिस्थिति जन्य साक्ष्य तो ये दिख रहे हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को आप अंतिम नहीं मान सकते। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये साक्ष्य अंतिम नहीं है। जब इनकी जांच होगी तब तथ्यों की चेन ऑफ एविडेंस बनेगी, तब जाके ये चीज़ें सामने आएंगी। और इतने बड़े मामले हैं कि कोई सामने आने की उम्मीद की नहीं जा सकती। कैमल आइलैंड की कंपनी डिटेल थोड़ी निकाल लोगे आप। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, वित्तीय लेन देन, ये तमाम सारी चीज़ें सऊदी
जो सरकार है, राजशाही है, उसके परिवार से फंडिंग, ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कोई जवाबदेही नहीं है। एनएसए का पद आरटीआई के दायरे से बाहर है। डोभाल साहब के किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी आप आरटीआई में ले नहीं सकते हो, तो आप जांच करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, एस जयशंकर का जिस तरह से ओआरएस से जुड़ना, उसके बाद उनको महत्वपूर्ण पद मिलना, बहुत सारे लोग जो आरएफ के थे उनका सरकार में आना, उनका सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे पहुंच जाना, वापस नौकरी छोड़ो, रिटायर हो, ओआरएफ में जाओ, ओआरएफ से सेट हो जाओ वापस। कि जो मोदी सरकार चल रही है, इसकी नीति निर्धारण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं झोल है। बिल ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया, बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर चर्चा सुनते रहते हैं कि इन बाहर की जगहों पे, जैसे विवेकानंद फाउंडेशन, ये वो तमाम सारी जगहों पर तय हो रही हैं, वहाँ से सरकार को इन्फ्लुएंस किया जाता है, सरकार उस तरह से चल रही है। ये सब चीज़ें आ रही हैं। इससे हमको पता चलता है कि हम भले ही, हमको नारे, बहुत सारा एंटरटेनमेंट में हमको भले ही डुबा दिया जाए, हम उसमें रहें, हम जोश में रहें, अंगूठा हमारा काम करता रहे, कभी इसकी तरफ रहें, उसकी तरफ रहें, लेकिन जो सरकार का परफॉर्मेंस है, जो काम करने का तरीका है, उस पर संदेह दिखाई देता है। अभी सिर्फ 2 केस स्टडी हैं जो हमने चर्चा की है। इस तरह के अनगिनत कौन से उलझे हुए जाल हैं, नेटवर्क हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन लेटरल एंट्री से घुसा, वो अंदर जाके क्या कर रहा है, फाइलें कैसे पास हो रही हैं, उनको पास करने के कौन कौन से तरीके हैं। अनिल अंबानी का केस आपने देख ही लिया, अडानी का केस हमने देख ही लिया, अनगिनत चीज़ें, वो सेबी चीफ वाला मामला भी हमने देख लिया। इतने खुलासे होने के बावजूद बंदी आराम से रिटायर होकर गई है। तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि आप भले ही कहो 70 साल में ये हुआ, फला हुआ, ढिमका हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है जो 75 साल में कभी हुआ भी होगा तो सामने नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।